हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के सीख रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत भौतिक जगत के अंतर्गत मूलभूत गणितीय अवधारणाओं को, मतलब कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो कि हमें हमारे फिजिक्स में काम आने वाले हैं। एक्चुअली जो हमारी पूरी फिजिक्स है वो गणितीय विधियों के ऊपर, गणितीय कैलकुलेशंस के ऊपर आधारित है। तो सबसे फर्स्ट हम इसे ही खत्म करते हैं कि भाई ये जब बनने शुरू हो जाएंगे तो हमें डाउट्स नहीं आएंगे। किस प्रकार के भाई? तो कैलकुलेशन वाले डाउट्स नहीं आएंगे। और कैलकुलेशन जब फास्ट हो जाएगा तो मेरा फोकस उस कॉन्सेप्ट पर हो जाएगा, कैलकुलेशन पर नहीं। अदरवाइज होता क्या है भाई? तो कैलकुलेशन के लिए भी सोचना पड़ता है और कॉन्सेप्ट के लिए भी। अगर कैलकुलेशंस बनने शुरू हो जाए तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स के लिए सोचना होगा, और वो भी एक बार अगर देख लिया, समझ लिया, सीख लिया तो अगली बार से सोचना भी नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये जो सेशंस अभी कवर कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हम मैथमेटिकल टूल्स की बात कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली हमें बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं चैप्टर्स को लेकर के। तो इस सेशन में क्या देख रहे हैं भाई? तो इस सेशन में हम देखेंगे सरल रेखा को, वृत्त को, दीर्घवृत्त को, परवलय को, अति परवलय को। अल्टीमेटली हम इसके अंदर में कुछ ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स देखने वाले हैं, जिनके लिए इक्वेशंस देखेंगे कि ये इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशन किस ज्योमेट्रिकल डायग्राम को शो करती है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें कोई भी फिजिकल, कुछ भी भौतिक परिघटना चल रही है, उसको गणितीय निरूपण करना होता है, मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करना होता है भाई। क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी और नहीं है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अलावा जिसके जरिए हम सामने वाले को फुल्ली सेटिस्फाई कर पाए कि भाई मेरे द्वारा कहा गया स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। तो कैसे कह पाते हैं? तो मैं कह पाता हूं कि भाई मेरे द्वारा कहा गया स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। अगर आपको यकीन नहीं तो भैया आइए, मैं उसका प्रूफ देता हूं, मैं उसका मैथमेटिकल प्रूफ देता हूं, मैं उसका ग्राफिकल प्रूफ देता हूं, और फिर लगे तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके दिखा सकता हूं। कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास में जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे सरल रेखा के रूप में किसी चीज को हम डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा है भाई? तो वो एक कांस्टेंट रेट से चले जा रहा है। अब देखेंगे इसके अंदर कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, लेकिन बस एक बात समझ में आती है, कांस्टेंट होने वाले बदलाव, जो नियमित बदलाव हो रहे हैं, उनके लिए हम मैक्सिमम जगह पे जो यूटिलाइज करते हैं वो क्या होता है भाई? सरल रेखा। ठीक इसी प्रकार से वृत्त की अगर हम बात करते हैं तो वृत्त का मतलब क्या होगा भाई? कि अगर किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग जितने भी जगह है उसको कोई कवर करता हुआ, मान लीजिए अगर मोशन में ही बात करें तो वो ऐसा चल रहा है, तो भाई वो वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। अब जब वो वृत्ताकार पथ पे चल रहा है तो उसमें डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। अब ये कैसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम वृत्त की इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है। सिमिलरली दीर्घवृत्त की जब हम बात करते हैं, दीर्घवृत्त मतलब होता है एलिप्स, जो ओवल शेप का होता है, जैसे अंडाकार शेप का होता है। वो वृत्त तो नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कोई कॉर्नर्स भी नहीं होते। भाई कॉर्नर्स होते तो मैं कहता कि भाई हो सकता है वो आयत है, हो सकता है वो हमारा वर्ग है, घन है या घनाभ है ना, हेक्सागन है, पेंटागन है, एजेस आते तब। जब एजेस नहीं आ रहे तो क्या है भाई? तो वो वृत्त नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि हर जगह रेडियस सेम नहीं है। तो वो क्या हो सकता है भाई? तो वो हो सकता है दीर्घवृत्त, है ना, एलिप्स। उसी प्रकार से हम बात करेंगे परवलय की। अब एलिप्स जो होता है, जो परवलय होता है, वो तो पूरा ऐसा होता है भाई, दोनों तरफ से बंद, बीच में से काट दीजिए, मतलब एक ऐसी वैल्यू जैसा जाए, यू जैसा देखा बना हुआ यू शेप जो होता है उसको कहते हैं भाई परवलय। अब कोई ऐसी फिनोमिना है जो मेरे को इस तरीके का आंसर्स दे रही है यू शेप्ड, कौन सी फिनोमिना होगी? तो वहां पर हम समझेंगे, जैसे मैं कहता हूं स्क्वायरिंग वर्ग समीकरण, या कोई एक नंबर जो हमेशा क्या कर रहा है भाई? एक ऐसा वेरिएबल जो हमेशा ही वर्ग के रूप में दिख रहा है, जैसे y = x²। तो y = x² में क्या होता है? छोटी सी वैल्यू रखेंगे तो छोटा सा परिवर्तन, बड़ी वैल्यू होगी तो बड़ा परिवर्तन।
जैसे 100 का स्क्वायर किया तो 1 पर 4 जीरो, लेकिन 10 का स्क्वायर किया तो 1 पे 2 जीरो। ठीक है, तो 10 और 100 के बीच में 90 का डिफरेंस था, लेकिन 100 और 10,000 के बीच में डिफरेंस बड़ा हो गया। मतलब छोटी वैल्यू के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा। अगर ऐसा कुछ परिवर्तन हो रहा है तो परवलय में शो करेंगे। और फिर एक आती है अति परवलय। अति परवलय का मतलब क्या भाई? परवलय में तो मैंने कहा ऐसे यू शेप होगा भाई। अति परवलय जिसका दोनों ही एंड्स हमको नहीं दिखने वाले, मतलब बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। थोड़ी सी वेरिएशन पे मेरे को बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। ये कैसे होगा? तो चलिए इन सभी चीजों को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरल रेखा से, और हम समझते हैं कि भाई सरल रेखा में क्या कह रहे हैं। तो सरल रेखा का मतलब होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है भाई? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर दो बातें समझनी होगी, एक तो m और एक c। y और x तो आपको समझ में आया होगा कि भाई कभी भी कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करते समय हमें ध्यान में है कि हमारे पास में एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस होता है। x एक्सिस हमेशा ही इंडिपेंडेंट होता है और y एक्सिस हमेशा ही डिपेंडेंट होता है। मतलब x अक्ष पे मैं उन्हीं क्वांटिटीज को रखूंगा जो निर्भर नहीं करे किसी पर, इंडिपेंडेंट हो, जिसकी वैल्यूज डायरेक्टली बदल सकूं मैं। और y एक्सिस क्या होगा? तो ये निर्भर करेगा किस पर? तो x एक्सिस पर। अगर x एक्सिस में कोई बदलाव हुआ, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में कोई बदलाव हुआ, या मैं यूं कहूं x एक्सिस के क्वांटिटी में कोई बदलाव हुआ, तो भैया y एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा। तो y एक्सिस डिपेंडेंट हो गई और x एक्सिस इंडिपेंडेंट हो गई। जैसे यहां पर दिख रहा, मैं यहां पर फ्रेम कर लेता हूं। सी, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, 0,0। इसको क्या कहते हैं भाई? ये है हमारा ओरिजिन, मूल बिंदु। नाउ यहां से क्या बातें समझ में आई कि अगर मुझे कुछ भी रखना है, अगर उसको x अक्ष पे रख दिया इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है, y अक्ष पे रखा मतलब वो डिपेंडेंट है। कैसे पता? तो ये देखिए ना इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर हमें बचपन में थोड़ी सी भी याद हो, हमने ऐसा काम किया था भाई। बचपन मतलब हमारी 10th क्लास है ना, वो भी तो बचपन में चली गई। आइए देखिए क्या करना था। तो आप ऐसा काम करते थे, आप यहां पर लिखते थे भाई y, यहां पर लिखा जाता था x, या यहां x और यहां y। वैल्यूज देखिए किस तरीके से चलती थी। सपोज अगर मुझे कहीं पर दिया है y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो सबसे पहले मैं इस x की जगह पर रख देता हूं 1, तो मुझे क्या मिल जाता है भाई? अच्छा 0 रखते हैं शुरुआत में, 0 रख देता हूं, तो मुझे यहां क्या मिल जाएगा? तो मुझे मिल जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2। दैट मीन्स ये तो पूरा 0 हो गया, आंसर विल बी 2। मतलब x की वैल्यू मैंने रखी थी 0, तो y की वैल्यू आई 2। मतलब y की वैल्यू निर्भर कर रही है ना x पे, x बदल दीजिए। लेट्स सी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट if x equals to 1, then 3 into 1 plus 2. That means y equals to 3 plus 2, that is 5. If x equals to 1, then y is 5. x 1 है तो y कितना हो गया भाई? 5 हो गया। मतलब क्या समझ में आ रहा है? फिर देखिए x बदला, y बदल गया। ऐसे ही मैं अगर यहां पर माइनस एक्स इक्वल्स टू रख देता हूं -1, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? तो y इक्वल्स टू -3 प्लस 2, दैट इज -1। अगर मैं x की जगह पे -1 रख दे रहा हूं तो ये भी मुझे -1 मिल गया। मतलब वैल्यूज वेरिएट हो रही है। देखिए y की वैल्यू चेंज हो रही है कब? जब x की वैल्यू चेंज हो रही है। इसीलिए कहते हैं इसको डिपेंडेंट, इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? चलिए अब बात करता हूं मैं, जो मुझे बेसिकली इसके अंदर में कवर करनी है कि भाई यहां पर 3 क्या है, यहां पर 2 क्या है। तो आइए जरा समझते हैं। यहां पर जो m है ये है 3, ये c है ये है 2, ये क्या है m और क्या है c, जरा इसकी चर्चा कर ली जाए। तो भाई जो m है उसको कहते हैं हम ग्रेडियंट, उसको हम कहते हैं प्रवणता। m क्या है भाई? m है हमारा प्रवणता, m है हमारा ढाल, इसी को कहते हैं हम प्रवणता, इसी को कहते हैं हम क्या? यही हमारा है ढाल। यही चीज हमारी बराबर होती है tan थीटा के, ढाल, स्लोप। अब कहीं पे अगर एक लाइन बनी है, जैसा आपको बहुत सारी लाइन दिख रही होगी, जरा इनको समझेंगे। एक लाइन दिख रही है बिल्कुल सीधी सीधी, एक लाइन ये मतलब ये हॉरिजॉन्टल दिख रही है, ये दिख रही है बिल्कुल वर्टिकल, एक ऐसे झुकी हुई बनी हुई है, एक इधर से झुकी हुई है। आखिर इन सभी के क्या कारण है? आखिर ऐसी लाइंस क्यों बनाए हुए? इसको ऐसे सीधे रख दिया, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल रख दिया, इसको वाई एक्सिस के पैरेलल कर दिया,
इसको यहां पर कह दिया कि भैया नहीं, ये तो एक्स एक्सिस के साथ में एक एंगल बनाएगा और ये यहां पर भी एक एंगल बन रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है इतनी सब चीजों से कि भाई यहां पर ये जो इसका ढाल है ना इस लाइन की, ये लाइन अब इतना लुढ़का हुआ है, हो सकता है लाइन इतनी लुढ़की हो सकता है ऐसी हो सकता है लाइन बिल्कुल सीधी हो सकता है लाइन ऐसी चली जाए। बहुत सारे यहां पे पॉसिबल केसेस हैं। इसी को कहते हैं भैया ढाल। कैसे कैलकुलेट होता है, क्या करते हैं हम ढाल के लिए? तो ढाल जो है, ठीक है, अगर मुझे किसी भी डायग्राम में कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक छोटा सा काम कर सकता हूं मैं। क्या करेंगे भाई, इसको समझ लेते हैं। अगर मैंने यहां पर एक रेफरेंस के लिए हमने एक बना लिया, ये हो गया मेरा y एक्सिस एंड यहां पर ये मेरा है x एक्सिस। यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, सपोज ये एक लाइन है। अब इसके लिए मुझे स्लोप निकालना है, इसके लिए मुझे ढाल निकालना है। तो इसके लिए जब मुझे ढाल निकालना होगा, यहां पर मुझे पता है ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और इसको कहते हैं हम c। ये अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c लिखा हुआ है तो c जो होता है ये y इंटरसेप्ट होता है, यानी y को कहां कट कर रहा है, तो y को c यूनिट ऊपर कट कर रहा है। ये हमारा होता है भाई 0,0, ये है हमारा ओरिजिन। अब इसकी स्लोप निकालने के लिए क्या कर देता हूं मैं कि यहां पर 2 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। कौन कौन सी 2 पॉइंट्स? एक पॉइंट यहां पे मार्क कर लेता हूं, एक पॉइंट यहां पर। डन। अब इसके लिए एक पॉइंट इधर भी आएगा और एक ये चलेगा। क्या हो रहा है यहां पे? तो मैंने इस लाइन के ऊपर A और यहां पर एक पॉइंट B कंसीडर कर लिया। अब मुझे चाहिए क्या? स्लोप। तो स्लोप कौन सा भाई? स्लोप जो होता है ये चाहिए मुझे एंगल, ये मुझे यहां पर चाहिए थीटा, ये मुझे चाहिए एंगल। तो कैसे निकलेगा यहां से? tan थीटा इज इक्वल्स टू, होता ये है, अगर मैं बात कर लूं ट्रायंगल ABC में, इसको C पॉइंट आउट कर लेता हूं, तो मुझे पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर लंब कौन है भाई? लंब है BC और बेस कौन है? बेस है हमारा यहां पर AC। नाउ BC की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि भाई ये एक बिंदु है y2 और ये एक बिंदु है y1, यहां पर इसी तरीके से x1 और ये हो जाएगा x2। तो इस BC को कैसे लिखूंगा? y2 माइनस y1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। कैसे पता? तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 थी, जिसमें से ये डिस्टेंस x1 था, इसमें से पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ ये मिल जाएगा। तो इसीलिए लिख रहे हैं क्या? y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है। अब अगर इसको फर्दर लिखें तो यही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 को लिखा जा सकता है भाई डेल y अपॉन डेल x। ये किसके बराबर चल रहा है भाई? ये चल रहा है tan थीटा, और इसी को हम कहते हैं m, इसी को कहते हैं प्रवणता, इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है। कैसे निकलता है हमेशा? तो हमेशा ही ढाल कैसे निकाला जाता है? तो भाई ढाल निकालने का तरीका है y एक्सिस पे जो भी चीज गिवन हो, y एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी हो, अपॉन में x एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी है उसको रख दीजिए। कहां काम आएगा? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लूं। अगर ये टाइम है x एक्सिस और y एक्सिस अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और ये ग्राफ हो गई, तो यहां पर इसका जो स्लोप होगा वो क्या बनाएगा भाई? तो m इक्वल्स टू जो हमने कहा tan थीटा इक्वल्स टू y एक्सिस पे जो भी टर्म्स है उसको रखेंगे, नीचे में x एक्सिस पे जो भी टर्म्स है इसको रखेंगे। y एक्सिस पे टर्म है भाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में x एक्सिस पर हमारे पास टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। एज पर माई कमिटमेंट कि भाई जो भी ये चीजें पढ़ रहे हैं ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये लाइन अल्टीमेटली किसको बता रही है? लाइन बता रही है वेलोसिटी को। तो क्या हर बार ये लाइन वेलोसिटी को ही बताएगी? तो नहीं। एक दूसरा ग्राफ यहां पर फिर से ये टाइम है और ये हमारा जो है अब इस बार हो चुका है वेलोसिटी। y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम। एंड टाइम कैसा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये किसी पर निर्भर नहीं करता भैया, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो वेलोसिटी डिपेंड करेगी टाइम पे, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा टाइम पे। अर्थात मैं कह सकता हूं यहां पर m निकालूं, अगर tan थीटा निकालूं तो tan थीटा क्या होता है भाई? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम।
क्या बनेगा? तो ये बनता है एक्सीलरेशन। क्या बनता है ये भाई? वेग बटा में समय, ये बनता है हमारा त्वरण। अगर इसको लिखें तो ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था? तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब था भाई हमारे पास विस्थापन बटा में समय, बना क्या है? वेग। अब यहां पर अगर आप प्लॉट कर लें तो यहां पर एक लाइन ऐसी चली गई है। लाइन किसको बता रही है? लाइन बता रही है त्वरण को। ये लाइन बता रही है एक्सीलरेशन को, क्योंकि यहां पे जो स्लोप मिल रहा है वो स्लोप y/x से कैलकुलेट किया है, त्वरण बता रहा है। तो मतलब स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई थिंक ये आपको बात क्लियर हो गई। अब बात किसकी थी भाई? तो ये y इंटरसेप्ट। अगर यहां पर c दिया है तो c यूनिट ऊपर उठेगी, अगर यहां पर नहीं दिया है, अब जैसे मैं इसको टाइम से हटा देता हूं, इसको मैं हटा दूं, यहां पर कुछ भी नहीं गिवन है, तो अगर यहां पर कुछ भी नहीं गिवन है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, मैं इसको लिखता हूं y इक्वल्स टू mx, क्योंकि यहां पर y इंटरसेप्ट 0 है। y पर कुछ काट रहा है क्या? ये नहीं काट रहा ना, तो मतलब यहां पर c की वैल्यू कितनी है? 0, मतलब y इक्वल्स टू mx है सिर्फ। वही अगर इसी तरीके का आपको एक ग्राफ मिल जाए जहां पर यही वैल्यू ऐसी मिल जाए, इसका मतलब क्या होगा भाई? तो यहां पर c तो है लेकिन m नेगेटिव है, तो यहां पे क्या बन जाएगा? m बन जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। m नेगेटिव क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पे मैं अगर सेम फॉर्मूला अप्लाई करूं, 2 पॉइंट, यहां पर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं और दोनों पॉइंट्स के लिए करेंगे तो मुझे देखने को मिलेगा कि भाई जो y2 है वो छोटा है और y1 जो है वो बड़ा है, ठीक है ना? तो इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। यहां पर मुझे जो ये टर्म जो मिलने वाली है, ये और ये क्या होगा? ये x1 है, ये मेरा x2 है, तो जो मुझे x1 पे वैल्यू मिलेगा उसको ही तो मैं कहूंगा क्या? y1, और जब मेरा x2 पर मिलेगा उसको कहूंगा मैं y2, जो मुझे यहां पर मिलेगा इसको मैं कहूंगा y2। नाउ tan थीटा के अकॉर्डिंगली मुझे मिलना चाहिए tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। y2 ये नीचे वाली वैल्यू छोटी है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब ऐसा y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1, या x2 तो बड़ा है x1 छोटा है, अर्थात ऐसा कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव वाला y1 ये बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव ऑफ डेल y अपॉन में पॉजिटिव ऑफ डेल x विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ m। मतलब मुझे मिल गया ये जो tan थीटा होगा वो कैसा होगा? वो नेगेटिव ऑफ m होगा, ठीक है? मतलब यहां पे जो स्लोप है वो कैसी दिख रही है? नेगेटिव। मतलब मुझे समझ में आ रहा है स्लोप के लिए कि या तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा या फिर ये स्लोप नेगेटिव होगा। 2 पॉइंट और, या तो ये y इंटरसेप्ट जो ये c है ये ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, यहां पर भी c y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यहां पर c की वैल्यू तो 0 हो गई। अच्छा, क्या और केसेस बन सकते हैं? तो जी हां, और केसेस बन सकते हैं। आइए और केसेस बनाते हैं। अगर मैं सिंपली लिखना शुरू कर दूं तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ, मतलब ये हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स, क्योंकि c की वैल्यू यहां पर 0। रिमेनिंग थिंग दिस इज x एंड दिस इज y एक्सिस। अगेन मैं एक और प्लॉट करता हूं ऊपर की तरफ, तो y इक्वल्स टू ये मुझे दिख रहा है एम एक्स प्लस सी, और रीजन कि यहां पर ये जो दिख रहा है ये y इंटरसेप्ट ये c है, ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। ठीक इसी प्रकार से अगर अगला मैं पॉइंट बनाना चाहूं तो ये बन सकता है भाई m, सब m पॉजिटिव है, ये लाइन ऊपर चली गई, मतलब ये c इंटरसेप्ट कैसा दिख रहा है? तो ये दिख रहा है नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, ये पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, ये पॉजिटिव ऑफ y, ये नेगेटिव ऑफ x, मतलब ये c इंटरसेप्ट ये नीचे जो दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? ये c इंटरसेप्ट ये नेगेटिव है। दैट मीन्स दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू mx माइनस ऑफ c, ठीक है? सब में अगर देखेंगे तो स्लोप पॉजिटिव था, लेकिन c एक में 0 थी, एक में पॉजिटिव थी, एक में नेगेटिव। और क्या हो सकता है? और पॉसिबिलिटीज अब ये है कि ये नेगेटिव हो सकता है, मतलब y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एक्स, क्योंकि c की वैल्यू 0 है यहां पे। अगले पॉइंट में अगर डिस्कस करूं तो अगले पॉइंट में मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये यहीं से नीचे चलेगी, मतलब y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एक्स माइनस ऑफ सी, राइट? एंड अच्छा एक काम करते हैं,
इसी का उल्टा बनाते हैं ताकि ये रिलेट करना आसान होगा। ये y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस ऑफ सी, सी प्लस का है, m माइनस का है। यहां पे अब एक बनाते हैं, जस्ट इसका उल्टा चलेगा कि यहां से अब ये नीचे ही चला गया, मतलब y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एक्स माइनस ऑफ सी, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये c नेगेटिव का है, ये x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, दिस इज x y negative x negative y, again this is x, this is y, this is negative x and this is negative y। ये इतनी पॉसिबिलिटीज तो यहां पर दिख रही है, ठीक है। और भी कुछ पॉसिबिलिटीज है, ठीक, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि मेरे पास स्लोप की वैल्यू नहीं आएगी, मतलब स्लोप कैसा होगा भाई, उसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। इसकी जब चर्चा करेंगे तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये मेरे पास 6 तो सीधे सीधे दिख रहे जिसके अंदर स्लोप है, 2 पॉइंट में y इंटरसेप्ट नहीं है, बाकी सब में y इंटरसेप्ट भी है। अब आते हैं जरा तो अगला पॉइंट जहां पर क्या हो जाए, तो m यहां पर 0 है, यहां पर स्लोप कितना है 0। क्यों 0 है, क्योंकि स्लोप m निकालने के लिए हमने बात करी है y एक्सिस पे जो मान हो अपॉन में x एक्सिस। तो यहां पर जब हम बात करेंगे tan थीटा की, तो यहां तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा। एंगल कितना है यहां पर, एंगल 0। एंगल किसके साथ कंसीडर होता है, एक्स एक्सिस के साथ में। अगर कहीं से लाइन ऊपर से भी चली जा रही है तो ये देखिए पैरेलल लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस के और वहां पे एंगल फॉर्म करते हैं। तो एंगल कितना है 0, मतलब इसका स्लोप, इसका ढाल कितना है 0, मतलब ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सीधा समतल। ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सीधा समतल, इसमें कोई ढाल नहीं है। जैसे अपन ऐसा समझ सकते हैं ना, कोई स्टेयर बन रही हो, सीढ़ी, तो भाई वहां पर ढाल देखना पड़ेगा ना, कितने के ढाल पे ले तो सीढ़ी ऊपर तक जाएगी। जैसे आपने नॉर्मली लैडर देखा होगा, भाई दीवार के ऊपर जो बांस का इस तरीके से सीढ़ी बना करके इस्तेमाल में लाया जाता है। यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर इस बेस के साथ में इसको एंगल बनाना होता है। आपने देखा होगा इसको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है, नहीं तो ये चढ़ने लायक नहीं होता। या तो बीच में से बहुत ज्यादा इसका एंगल जो है बहुत ज्यादा छोटा कर देंगे तो भाई बीच में से टूटने का डर होगा, बहुत ज्यादा ऐसा खड़ा कर देंगे तो चढ़ने में दिक्कत होगी। तो इसको एक प्रॉपर मैनर में यूज किया जाता है। मैं इसी की बात करूं, इसी ढाल की बात करूं। अल्टीमेटली अगर इस लैडर को, इस सीढ़ी को सीधा ऐसा रख दिया, मतलब कोई ढाल नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सीधा। अगर यहां पर बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन जा रही है एक्स एक्सिस के, तो यहां पर ये कितना बन गया, ये थीटा जो है, यहां पर थीटा जो है ये 90 डिग्री है, यहां पर थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। और अगर थोड़ा सा भी ध्यान में होगा तो हमने अपने कुछ क्लासेस में, कुछ पिछले सेशंस में हमने एक बात कर रखी है जहां पे हमने समझा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग कि भाई अगर आपने अभी तक वो चीज नहीं देखी हो तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए, वहां जाकर के देखिए, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है मेरा tan थीटा का ग्राफ, ये जो मैं प्लॉट कर रहा हूं किसका ग्राफ है, tan थीटा, जहां पर ये जो वैल्यू है ये है -π/2 और ये जो वैल्यू है ये +π/2 और ये जो होता है ये तो होता ही ओरिजिन है 0। यहां पर ये ग्राफ ऐसी चलती है। क्या समझ में आता है इससे? तो इसमें मुझे ये बात समझ में आती है कि 90 डिग्री पर ये लाइन देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं करने वाली है। कहां चली जाएंगी? तो मैंने कहा इनफाइनाइट पे जाके कट करेंगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल हो गई। और पैरेलल लाइंस को क्या समझा जाता है कि भैया कहां जाकर के मिलेंगी? तो पैरेलल लाइंस को समझा जाता है भैया ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। तो मैंने इसलिए कहा कि प्रवणता tan थीटा। अब tan थीटा की जगह पे, इसकी जगह पे आ गया 90 डिग्री। π/2 का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है 90 डिग्री। इसका -π/2 का मतलब -90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। कहां जाके मिलेगा? इनफाइनाइट। तो इसलिए इसमें प्रवणता, इसी tan थीटा को तो m कह रहे हैं ना, तो ये प्रवणता कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो tan 0 डिग्री, 0 डिग्री पे ये है 0 डिग्री का मान और ये है y एक्सिस का भी मान यहां पर 0, यानी ओरिजिन पे 0,0 होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू यहां पर भाई? तो tan 0 का मान 0 अर्थात m का मान 0। tan 0 0, दैट मीन्स m का मान 0 हो गया। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहां पर tan 45, राइट, tan 45 मतलब इसके बीचों बीच अगर एक पॉइंट ले लूं ये, तो ये वाली जो वैल्यू होगी
और वैसे ही अगर यहां पे वैल्यू ले लूंगा मैं, तो ये मुझे कितना मिलेगा भाई, तो ये y एक्सिस पे, ये y एक्सिस का मान है 1, x एक्सिस पर डिग्री डिनोट करूं, इसका मान कितना है 1। मतलब यहां पर अगर मैं लिखता हूं tan 45 डिग्री, यहां मुझे ये सी वाई इंटरसेप्ट भी दिख रहा है और इसका ढाल है, स्लोप कितना है, तो tan 45 डिग्री, अर्थात tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, मतलब m कितना आ गया 1। ठीक इसी प्रकार अगर 120 डिग्री की हम बात करेंगे, tan 120 डिग्री की अगर बात की जाए, कैसे पता 120 डिग्री, तो मैंने कहा था एक्स एक्सिस के साथ में ही बनाना है। और एंगल्स कैसे मेजर की जाती है, एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है उसके विपरीत दिशा में। हमेशा ही कोण ऐसे ही आपने बनाया होगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं 60 डिग्री बनाना, तो यहां से लेते हैं 60 डिग्री ऐसा, तो मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर यह एंगल कितना बना 120 डिग्री। तो tan 120 डिग्री जो होता है ये होता है नेगेटिव ऑफ tan 60 डिग्री के बराबर। और ये आइडेंटिटी भी हमने सीखी है, किसके बराबर, नेगेटिव tan 60। और नेगेटिव ऑफ tan 60 किसके बराबर होता है भाई, तो cot 30 डिग्री के बराबर, tan 60 cot 30 के बराबर। मतलब ये कितना हो जाता है, माइनस ऑफ √3, क्योंकि 1/√3 किसका होता है भाई, tan का, तो cot का कितना हो जाएगा √3, कब 30 डिग्री में। 60 डिग्री में हमने ऐसा पढ़ा था कि एंग क्रॉस हो जाते हैं, tan का cot और cot का tan, तो cot का कितना भाई, तो tan का इनवर्स। जब tan 30 1/√3 है तो cot 30 √3, और जो cot 30 है वही tan 60 है, तो √3 यहां चला गया। और 120 और 60 डिग्री में क्या डिफरेंस भाई, तो 120 और 60 डिग्री में डिफरेंस है नेगेटिव साइन का, क्योंकि क्वाड्रेंट हमने समझा हुआ है, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली ये किस में चला जाएगा, तो 120 डिग्री ये हमारा होता है 0, ये हमारा होता है 90, ये हमारी होती है 180 डिग्री, और ये हमारा होता है 270 डिग्री। जहां पर हम समझते हैं कि यहां पर ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव, यहां सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहां पर सिर्फ tan पॉजिटिव, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव। अच्छा, साइन कहने का मतलब इसका जो कॉजिक है वो भी पॉजिटिव, tan कहने का मतलब cot भी पॉजिटिव, और cos कहने का मतलब sec भी पॉजिटिव, यहां ऑल। अच्छा, 120 डिग्री कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा भाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव। तो tan 120 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। tan 120 कैसा हो जाएगा इस क्वाड्रेंट में आके, नेगेटिव। इसको हमने सीखा हुआ है भाई विधिवत, अभी भी मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर दिया इसको, तो आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने पुराने वीडियोस कंप्लीटली कवर किए हैं, देखे हैं, समझे हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत इजीली चल रहा होगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो भी आपको परेशान होने की बात नहीं है, आप जरूर जाइए, उसको जरूर देखिए। किंतु ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखा तो भैया यहां कुछ नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आप इसको अभी फॉलो कीजिए, आप इसको समझिए, एंड दोबारा जाइए उसके ऊपर और उस वीडियो को फॉलो कीजिए, देखिए, समझिए, क्योंकि जितना ज्यादा डीपली अगर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे वो उतना लंबे समय तक चलेगा। और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस पे जाइए, आसानी से मिलेगा। अब तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगी, है ना, जहां पे हमने ग्राफ्स की बात करी हुई है, जहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी है, जिसमें इन सभी चीजों को समझा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंगली इनके एंगल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जरा बात कर लिया जाए फटाफट, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, अब लाइन समझ में आ गई होगी कि ये स्ट्रेट लाइन को शो करता है। y इक्वल्स टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन को शो करता है, जहां पर ढाल कैसे निकालते हैं, तो del y अपॉन del x, जो बराबर होता है tan थीटा के, जो बराबर होता है m के, प्रवणता के। अच्छा, c क्या है भाई, तो y अक्ष पर अंतःखंड, c क्या है, ये है c। y अक्ष को कहां काट रहा है, उसी को कहते हैं c। और x अक्ष पे अगर अंतःखंड निकालना है तो देखिए y इक्वल्स टू होता है भाई mx प्लस c। अगर y को रख दूं मैं 0, तो 0 इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना, क्योंकि y अक्ष पे अब काटेगा ही नहीं ना। क्यों रखें y इक्वल्स टू 0, क्योंकि y अक्ष पे नहीं काटेगा। क्योंकि एक छोटी सी बात और कर लूं, x अक्ष और y अक्ष में हमेशा ही, y अक्ष के लिए अगर इक्वेशन की बात की जाए, इसकी समीकरण की, तो इसकी समीकरण होती है x इक्वल्स टू 0,
और अगर एक्स अक्ष के समीकरण की बात करूं तो ये होता है y इक्वल्स टू 0। अब सोचेंगे भाई ये क्यों यहां बता रहे हैं, तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस है मतलब इसके किसी भी पॉइंट पर जाऊंगा तो मुझे x, 0 ही मिलेगा, यानी y का कोऑर्डिनेट यहां नहीं मिलने वाला, y का कोई मान नहीं मिलेगा। उसी तरीके से एक ऐसी लाइन जिस पर x का कोई मान ना हो, जब भी आए 0, y एक्सिस कौन है जिसमें x का कोई मान आएगा ही नहीं भाई, x का कोई मान आए तो वो एक्सिस नहीं हो सकती। तो x का मान जिस लाइन पे 0 हो वो y एक्सिस, और जिस लाइन पे y का मान 0 हो जाए वो x एक्सिस। सिंपल ना, कितना तो आसान है। अच्छा, तो मुझे चाहिए क्या कि एक लाइन जो है वो कहां कट करे, तो एक लाइन कट करी यहां पे, इस लाइन की मैं बात करूं, ये यहां पे कट करी है, y एक्स पे काट रही थी तब तो मैंने सीधे सी लिखा, लेकिन x एक्स पे काट रही है, तो मतलब इसमें मैं एक डिस्कशन ये करना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट को लेकर के, इस पॉइंट के लिए x एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी, जो भी होगी x की होगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर यहां पर y की वैल्यू 0 रख दिया तो ये क्या मिलने वाला मुझे ये मिल जाएगा mx इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी, या माइनस mx इक्वल्स टू सी लिख लीजिए, चलिए माइनस एम एक्स इक्वल्स टू सी, तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ सी अपॉन एम। मतलब जो मुझे x इंटरसेप्ट मिलेगा, जो x अक्ष पर अंतःखंड मिलेगा, वो मिलेगा माइनस ऑफ सी अपॉन एम। अभी जितने भी हमने इक्वेशंस बनाई थी वो सभी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी, माइनस एम एक्स माइनस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी, इसकी बात की थी। लेकिन अगर x अक्ष पे, x अक्ष को अगर वो काट रही है तो वो कहां काटेगी, माइनस सी अपॉन एम पे। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं x अक्ष के लिए भी x इंटरसेप्ट। ठीक, चलिए, आई होप कि आपको स्ट्रेट लाइन समझ में आ चुकी है और इसकी यूटिलाइजेशन भी समझ में आ चुकी है कि हम इसको कहां यूज करेंगे। जब किसी चीज में आपको ऐसा मिले कि इस x अक्ष में कुछ भी परिवर्तन होने के कारण इस y में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो यही लाइन बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे अगर मुझे किसी वस्तु को रेस्ट में दिखाना हो कि भाई वो गतिशील नहीं है, तो मैं ऐसा कह दूंगा कि ये जो x एक्सिस है ये टाइम है, और ये y एक्सिस है ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है दूरी। तो मैंने पाया कि पहले घंटे पर भी ये बुक वहीं थी, अगर मान लीजिए कोई बुक है जो रेस्ट में है, दूसरे घंटे पर भी मैंने पाया कि ये बुक कहाँ है, वहीं पर रखी है, तीसरे घंटे पर भी मैं पाऊंगा कि बुक वहीं पर है, मतलब क्या, रेस्ट में, चल ही नहीं रही ना, स्थान में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, रेस्ट में पड़ी हुई। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर हमें समझ में आता है कि कोई ऐसी चीज है जिसमें बिना x में परिवर्तन किए y में चेंजेस देखने को मिल रहा। ठीक है, जब हम बात करेंगे इंपल्स की तब हम इसकी चर्चा करेंगे, जब इसकी भी डिस्कशन करेंगे। सिमिलरली ये है जिसमें ग्रेजुअली क्या हो रहा है, टाइम बदल रहा है, मतलब x अक्ष का मान बदल रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ये x का मान बढ़ गया तो ये y का भी मान बढ़ गया। इसी प्रकार से यहां समझ में आ रहा है कि अगर मैंने x का मान बढ़ाया तो x का मान बढ़ा तो y का मान कम हो गया। ये x1 पे ये मेरा y1 था और ये x2 पर ये मेरा y2 है, तो x2 तो बढ़ा, y2 कम हो गया। तो मतलब जैसे मान लीजिए इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमने किसी व्हीकल में हमने एक्सीलरेट करना शुरू किया, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे, तो इसके जरिए डिनोट कर सकते हैं, यहां पर टाइम, यहां पर वेलोसिटी, और यहां टाइम और वेलोसिटी रख दिया तो इसका मतलब हो रहा है कि भैया ब्रेक अप्लाई कर दिया, अब गाड़ी रुकने जा रही है। ठीक है ना, यहां पे क्या है, ब्रेक अप्लाई किया हुआ है और गाड़ी रुकने क्यों जा रही है, इसलिए यह रिटार्डेशन को शो करने में यूज आ सकता है। तो मतलब ये सभी जो इतने भी ग्राफ, जो भी सरल रेखा अल्टीमेटली पढ़ रहे हैं, मुझे सरल रेखा में इंटरेस्ट नहीं है, सरल रेखा के जरिए मेरी फिजिकल प्रोसेस को शो करने में इंटरेस्ट है। आगे बढ़ता हूं, मैं जरा बात करना चाह रहा हूं वृत्त की। तो वृत्त, जैसा कि आपको सिंपली पता होगा कि वृत्त होता क्या है भाई, तो ये लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। मतलब क्या, ये एक केंद्र बिंदु से सभी समदूरस्थ बिंदुओं का कलेक्शन है। ये जितने भी बिंदु यहां पे प्लॉट करो, ये सभी बिंदु क्या हैं, तो इस केंद्र बिंदु से समदूरस्थ, ये सब समदूरस्थ है, सबकी दूरी इस केंद्र से बिल्कुल समान है, तो इसी को हम कह लेते हैं भाई वृत्त। ठीक, अब बात इतनी सी थी कि भाई सब समदूरस्थ होंगे। अब बारी कैसी होगी कि भाई इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आखिर ये किन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ऐसा मान लें कि भाई एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओरिजिन 0,0, और इसकी त्रिज्या r है,
मैं यहां पे प्लॉट कर दूं तो इसकी त्रिज्या r हो गई, इसका केंद्र हो गया 0,0। ठीक है, तो इससे जो बनेगा वो वृत्त की इक्वेशन जो होगी वो होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ऐसा कुछ अगर वृत्त बनता है तो इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरीके से दिखता है कि भाई ये हो गया मेरा क्या, यहां पर अगर मैंने एक पॉइंट मार्क किया तो ये हो गया मेरा आर, ये है मेरी एक्स एक्सिस। अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो ये हो जाता है मेरा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इतनी सी वैल्यू को नेग्लेक्ट करके चलूं, मतलब ये कर्व वाली वैल्यू को, तो ये पाइथागोरियन थ्योरम जैसा नहीं दिख रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसी ही है डेफिनेशन। मतलब इसका जो इक्वेशन चलेगा बिल्कुल सेम चलता है। ठीक, तो इसको याद करना कोई टफ टिपिकल नहीं रहा, लेकिन हमें पता है अगर इसको शिफ्ट कर दिया, इस ग्राफ को, इसका केंद्र क्या था, केंद्र था ओरिजिन 0,0। अब ग्राफ को टिल्ट कर दिया, मतलब शिफ्ट कर दिया 0,0 से, कहां पहुंचा दिया, तो हमने एक बिंदु मान लिया क्या, ए बी। ए कॉमा बी लिखने का, कहीं पर भी आपके सामने कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं ये, तो इसका मतलब होता है एक्स कॉमा वाई। मतलब एक्स अक्ष से दूरी ए पॉइंट की है और वाई अक्ष से दूरी इसकी बी पॉइंट की है। तो इसका केंद्र जो 0,0 दिख रहा था, एक्स कॉमा वाई कितना था, 0,0, वो चेंज हो गया। तो जो फॉर्म था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं, एक्स में से माइनस कर दीजिए किसको, ए को स्क्वायर, वाई में से माइनस कर दीजिए बी को स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपल। कैसे याद रखेंगे, तो सिंपली ये जितना आगे की तरफ बढ़ा दिया था ना उतना पीछे ला दीजिए। ये ए ऊपर ले गए थे ना, ए पॉइंट नीचे ला दीजिए, ये बिंदु मिल जाएगा। और ये बी पॉइंट आगे शिफ्ट किया था ना, तो बी पॉइंट इधर भी ला दीजिए, सॉरी ये बी पॉइंट नीचे ला दिया और ए पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया ना ओरिजिन पे, ये आ गया ना ओरिजिन पे। तो मतलब तो यही वाली इक्वेशन है ना अल्टीमेटली। ये दोनों इक्वेशन सेम है। जब कभी भी ग्राफ में कोई नंबर ऐड हो जाते हैं, मतलब जब ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, तो उसको क्या करेंगे, दोनों माइनस कर दीजिए, आपको ये जो मिल रहा है ये भी हमारी सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन के लिए बात इतने से ध्यान में रखनी, स्क्वायरिंग होनी चाहिए। और सामने वाला जो ये आर स्क्वायर दिख रहा है अल्टीमेटली किसको बताता है, तो ये त्रिज्या है। ये आर क्या है, ये त्रिज्या है। एक्स और वाई दोनों ये कोऑर्डिनेट्स, मतलब दोनों ये एक्सिस, और ए और बी वो दो पॉइंट्स जहां पर इसको रखा गया होगा, जहां इसका केंद्र होगा। ठीक है, वृत्त में कोई लफड़ा नहीं है। वृत्त आपको बहुत अच्छे से आता भी है, समझ में भी आता है कि वृत्त का मतलब भाई सभी इक्वी डिस्टेंसेस पॉइंट है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से सभी इक्वी डिस्टेंसेस पॉइंट है। हम बात करते हैं जरा दीर्घवृत्त की, परवलय की, अति परवलय की, है ना। ये हमारे सामने फर्स्ट टाइम दिखने आ रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ये भी आसान होता है। इलिप्स की जब हम बात करते हैं दीर्घवृत्त की, तो दीर्घवृत्त का मतलब ये कि भाई ये ओवल शेप का होगा, एक शेप यहां बना, एक शेप मैं यहां बनाता हूं। इसमें मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं दोनों एक्सिस यहां पर ड्रॉ कर दूं, तो एक्स एक्सिस ये रही और ये रही मेरी वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस में मुझे समझ में आ रहा है कि भाई एक्स एक्सिस जो है इसको मैं x1 x2 कह लेता हूं। यहां मुझे x1 x2 जो दिख रहा है ये बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। और ये जो दिख रहा है y2 और यहां पे मैं बनाता हूं y1, तो y1 y2 को कहते हैं हम मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस, एक बड़ी एक्सिस और एक छोटी एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन का क्या करें, तो जो इक्वेशन हमने पढ़ा था वृत्त के लिए क्या इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन अब यहां पे वैल्यू चेंज हो गई, क्या हो जाएगी, तो भाई अब काम करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए किससे, तो एक को कर दीजिए एक्स पे, जिस पे जो एक्सिस दिख रही है, इस पे ये मेजर एक्सिस है, ये बड़ी वाली अक्ष है ना, तो एक्स को डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर से, और वाई को किससे डिवाइड कर दे, तो वाई पर देखिए ये जो है ये माइनर एक्सिस है, ये कितना है बी स्क्वायर से, और इसको किससे, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से। तो फाइनली ये क्या टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाता है हमारा किसका, इलिप्स
एक ऐसा फिगर जो कि यहां से इनिशिएट होगा वृत्ताकार, लेकिन आगे चल करके ये बिल्कुल इनफाइनाइट पे जाना शुरू हो जाएगा। बट एक जो इसका कह सकते हैं ये माइनर एक्सिस के बाद ये अपने आप को फिर से रिकवर करेगा और वापस यहीं आ जाएगा। मतलब कोई ऐसी प्रोसेस जो इनिशियली स्टार्ट हो रही है लेकिन लीनियर नहीं हो रही है। लीनियर का क्या मतलब होता है भाई? स्ट्रेट लाइन। बराबर परिवर्तन के लिए मतलब बराबर जो एक्स में चेंज करेंगे उसके लिए वाई में भी बराबर चेंज आएगा। यहां नहीं हो रहा। यहां एक्स के परिवर्तन के लिए वाई का परिवर्तन अगर देखेंगे तो यहां देखिए एक्स का परिवर्तन यहां से यहां तक आ गया, लेकिन वाई में परिवर्तन आप देखिए कितना कम हुआ है। ये इतना बड़ा डिस्टेंस है, ये कम है। और आगे बढ़ता हूं मैं, एक्स में इतना बड़ा डिस्टेंस और वाई में देखिए कितना छोटा सा डिस्टेंस है। एक्स में इतना चेंज, वाई में कम चेंज। लेकिन यही होगा एक पॉइंट आने के बाद। अब फिर क्या होगा? तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये यहां पर एक्स में बदलाव के लिए वाई में बदलाव जो है ये कम तो है, लेकिन अब और नीचे अगर जाएंगे तो ये बदलाव बढ़ने लगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है? जिस रेट से यहां वैल्यूज बढ़नी शुरू हुई थी उसी रेट से धीरे धीरे कम होगी। और अगर एक ए पॉइंट उधर दिख रहा है तो इधर मैं ए डैश मार्क कर देता हूं। इस ए डैश से जो चीज शुरू हुई थी ए पे जाके फिनिश हो जाएगी। सेम ऑर्डर में जिस रेट ऑफ चेंज के साथ में गई थी उसी रेट ऑफ चेंज के साथ में यहां मर्ज हो जाएगी। मतलब मुझे समझ में आ गया कि भाई इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वही वृत्त की इक्वेशन है, लेकिन एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। लेकिन अब यहां आर तो दिखेगा नहीं, यहां कोई त्रिज्या तो दिख नहीं रही है क्योंकि दो चीजें चल रही है, तो कैंसिल हो चुका। भाई ये 1 है, इसके पास दो त्रिज्याएं हैं। कायदे से देखें, एक ये माइनर एक्सिस पे बी और एक मेजर एक्सिस के अलोंग ए। तो इनको क्या कहते हैं भाई? तो इनको कहते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष और इसको कहते हैं अर्ध लघु अक्ष। अर्ध लघु अक्ष मतलब क्या भाई? ये भी आधा ही तो है ना। अब त्रिज्या इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि ये वृत्ताकार नहीं है। वृत्त के लिए त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन समझ जरूर सकते हैं कि ये उसी त्रिज्या जैसा ही है भाई। एक मेजर एक्सिस के अलोंग और एक माइनर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस के अलोंग है वो ए है, जो माइनर एक्सिस के अलोंग है वो बी है। तो यहां पर एक दो बातें आएंगी जिसके जरिए हम इसको सीखा करेंगे। वो ये है कि यहां इसके दो फोकस होते हैं, एक एफ डैश इधर और एक है एफ इधर। ये दो फोकस पॉइंट है। इन दोनों फोकस पॉइंट के बीच की दूरी की अगर मैं बात करूं तो ये केंद्र से एक फोकस सी, तो केंद्र से ये दूसरा जो फोकस है ये भी होता है सी। अल्टीमेटली जो एफ से एफ डैश के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ सी। मतलब एक्स से एफ डैश तक की, एफ से एफ डैश, इसको फोकाई कहते हैं। और ये कितनी है? 2c, क्योंकि भाई ओरिजिन से पहले फोकस को सी और ओरिजिन से दूसरे फोकस को भी सी, दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं तो अल्टीमेटली 2c। और 2c कैसे निकालते हैं? तो c होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। c जो वैल्यू है ये अंडर रूट ऑफ जो माइनर एक्सिस का इंटरसेप्ट है और जो मेजर एक्सिस का इंटरसेप्ट है उसकी वजह से। तो ये मेजर एक्सिस का जो है ए स्क्वायर और माइनर एक्सिस का क्या है? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जरिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली यहां पर एक और चीज आती है, वो आती है इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। इसेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है सी अपॉन ए। ए का मतलब, तो ये जो अर्ध मेजर एक्सिस है, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो है, ये इसेंट्रिसिटी ही सब कुछ गेम कराती है भाई। इसी इसेंट्रिसिटी की वजह से यहां मुझे ये तीन चीजें देखने को मिलेगा, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ठीक है, इसी इसेंट्रिसिटी के कारण ये सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि ये डायग्राम तो एक जैसा ही दिखने वाला है आगे आने पर भी, लेकिन ये इसेंट्रिसिटी का जो मान है, इस मान के जरिए हम इनको चेंज होते हुए देखेंगे। आइए देख लेते हैं भाई इस इसेंट्रिसिटी का गेम। तो इसेंट्रिसिटी का ऐसा गेम है कि ये कहते हैं इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ए क्या था भाई? तो मेजर एक्सिस पर जो था। ठीक है, मतलब जो ये मेजर एक्सिस पर मुझे जो मिल रहा है, इसको हम, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं इसके वर्टाइसिस। ठीक है ना, तो मतलब ओरिजिन से वर्टाइसिस तक की ये जो दूरी है ये ए है, और जो फोकस की दूरी है वो कहलाती है सी। और यहां पर सी जो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, सॉरी ये तो c का ही मान है, c अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a, ये है हमारा इसेंट्रिसिटी। ये 3-4 चीजें इसमें चलेंगी। फर्स्ट थिंग तो ये कि ये जो मेरा इसेंट्रिसिटी है ना, ये जो मेरा इसेंट्रिसिटी दिख रहा है, मैं स्मॉल ही लिख लेता हूं, ये इसेंट्रिसिटी 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो जाए। मतलब ये जो वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो लेकिन 0 से बड़ी हो, तो इस केस में ये मुझे दिखने वाला है इलिप्स। इसको ही हम कहते हैं क्या, दीर्घवृत्त, इलिप्स दिखेगा। अगर यही सेम थिंग, यही इसेंट्रिसिटी 1 से, मतलब इसेंट्रिसिटी जो है ये 1 के बराबर हो जाए, तो जैसे ही बराबर होगा ये हमें दिखेगा पैराबोला, ठीक है, मतलब ये परवलय, ठीक है। एंड थर्ड केस, जब ये मुझे दिखे इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो ये मुझे दिखेगा हाइपरबोला, मतलब अति परवलय। मुझे इस इसेंट्रिसिटी को समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से ये सब कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे इनकी इक्वेशन की बात कर लेंगे। इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, मेन ये चीज है। इसके बाद एक और केस में लिखता हूं, अगर किसी का इसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें कुछ घुमाओ, इसमें कोई चीज ऐसी मिलने ही नहीं वाली कि आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो मिलेगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वाई एक्सिस पर भी और एक्स एक्सिस पर भी, ये दोनों वैल्यूज आपको तो दिखने ही नहीं वाले ना। स्ट्रेट लाइन होती तो ये दोनों वैल्यू तो नहीं दिखने वाले, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0, और नीचे आ जाए मतलब एक्स एक्सिस पर एक डिस्टेंस आ जाए, आप करते रहिए डिवाइड, कहां तक जाएगा, वो इनफाइनाइट तक। मतलब वो स्ट्रेट लाइन है सीधा, इसमें वाई का कुछ भी कॉलम ही नहीं है। तो मतलब ये समझ में आया कि इसेंट्रिसिटी जो था इन सभी डायग्राम्स के पीछे अपना एक रोल प्ले कर रहा था, जिसके कारण ये सब वेरिएट हो रहे हैं। और अभी तक हमारे सामने आया नहीं था, क्योंकि क्लास 10 तक हम इसेंट्रिसिटी तक नहीं पहुंचते हैं। 11th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पर 2D आपको पढ़ना होता है, वहां से ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो हम अब चलिए बात कर लेते हैं इनके डायग्राम्स कैसे होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इलिप्स, ये है मेरा दीर्घवृत्त, ये है मेरा इलिप्स। यहां पे मैं बात करूंगा तो ये है मेरा परवल है। आप कहेंगे दोनों सेम है, हाँ भाई दिख तो रहा है, लेकिन जैसे ही सेंट्रिसिटी को कर देंगे क्या, इक्वल्स टू 1, तो ये इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, इस लाइन के बाद अब कुछ नहीं बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। जो चीज अभी आपको दिख रही थी कि भाई स्टार्ट हुई है और इस पॉइंट के बाद अपने आप को रीगेन किया, और जैसा इनिशियली बनता हुआ खुलता हुआ गया था वो बंद हो गया। लेकिन परवलय की जब बात करेंगे तो यहां से खुल तो जाएगा, यहां के बाद अब ये सीधा जाएगा, अब ये अपने आप को कभी कवर नहीं करने वाला। ये है हमारा परवलय। और जब हम अति परवलय की बात करते हैं तो ये और बड़ा कर्व चलता है ऐसा। अगर मान लीजिए मैं इसमें एक्सिस भी ड्रॉ करते चलूं, ऐसे मैं यहां पर एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये है मेरा अति परवलय। ये इधर भी देख रहे हैं, ये कितना बहुत ही बड़ा सा ये कर्व चलने वाला है, बहुत जल्दी बंद नहीं होने वाला। उसी तरीके से सरल रेखा की तो क्या ही बात करनी, सरल रेखा तो नॉर्मली आपको ध्यान में ही है कि भाई ये है सरल रेखा। अब मैं इनमें अगर मैं बात करूं इन सभी की, तो यहां पर थोड़े से यूसेस की अगर बात करें, जैसा एलिप्स की बात करते हैं तो इसके क्या यूसेस है भाई। तो एलिप्स के यूसेस की अगर बात कर रही जाए तो एलिप्स यूज होता है जहां कहीं पर भी, एलिप्स को इस्तेमाल करते हैं जहां कहीं पर भी हमें बात करनी होती है सैटेलाइट्स के मोशन की। हमने कहा था ना कि सब कुछ पढ़ रहे हैं फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए, सैटेलाइट की मोशन की। सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में चलेगी भाई, तो सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलती है। पृथ्वी सूर्य के अलोंग अगर घूम रही है तो सूर्य पता है ये सूर्य है फोकस पे, ये जो यहां पे हमने जो ये फोकस बनाया ये है सूर्य की लोकेशन, और ये रही पृथ्वी जो इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है। तो ये फोकस भी समझ में आया। और यहां पर भाई ये पृथ्वी, अगर यहां पे मैं मान लूं तो ये पृथ्वी इसके चारों तरफ से चक्कर लगाने वाली है, कौन से पाथ पे, तो दीर्घवृत्ताकार पाथ पे। इसी प्रकार से यहां पे सैटेलाइट्स के लिए बात कर लूं कि हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में जो घूम रही होगी सैटेलाइट, तो भाई उसको भी कैसे लॉन्च करना पड़ेगा, मुझे उसको भी लॉन्च करना होगा इलिप्टिकल पाथ पे, तो वहां पे इलिप्स आ गया। अब जैसे परवलय की बात करें
ठीक है। परवलय की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये हमें देखने को मिल जाता है कब, जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने फायर किया हो, किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हो। जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूं, मुझे क्रिकेट की बॉल बैट्समैन ने हिट की तो यहां से ये बॉल जाती है और यहां आकर के गिर जाती है, ऐसी जाएगी। जिस हाइट से बॉल उठेगी उसी हाइट से नीचे जाकर के गिरेगी भी। या फिर अगर सिंपली कह लूं कि मैं एक छत पे खड़ा हो गया और यहां से एक बॉल को गिराया, इधर 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 की तरफ मैंने ऐसा फेंक दिया, तो ये बॉल ऐसा गति करता हुआ आकर के पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो ये सब क्या दिख रहे हैं, ये परवलय हो गए। इनके यूसेस आ जाएंगे यहां पे कि जब किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, या फिर ग्राउंड से किसी एंगल पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वह कैसे गमन करेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करा जाए अति परवलय, तो अति परवलय के यूसेस क्या हो जाएंगे, तो अति परवलय को यूज किया जाता है जैसे अगर अर्थ पे एक टावर से दूसरे टावर तक कुछ सिग्नल भेजनी है तो इसका जो कर्व होगा वो अति परवलयाकार होगा। पृथ्वी पर दो टावर्स लगे हैं, टावर्स आप सभी समझते होंगे भाई, जैसा मोबाइल सिग्नल्स को ही भेजना है तो ये सिग्नल भेजने के लिए ऐसा गया और ऐसा होकर के बेंड होकर दूसरी जगह तक पहुंचे, तो इसमें जब कैलकुलेशन बनाना होता है तो वह अति परवलय के जरिए बनता है। नो डाउट कि ये सिग्नल्स ऐसे भेजे जाते हैं कि भाई यहां से एक सैटेलाइट होगा जो इसको रिसीव करेगा और यहां से इसको ट्रांसमिट कर देगा दूसरे एंड पे, यहां से गया और यहां सिग्नल आ गया, वो सैटेलाइट बाहर चक्कर लगा रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरी दिख रही है, ये जो दिख रही है, अति परवलयाकार है। मतलब अति परवलय का मतलब हो गया ये जो खुल रहा है ये बहुत बड़ा चलने वाला है। सिंपल। चलिए, तो आई थिंक आपको इनके यूसेस भी समझ में आए कि इनको कहां यूज करेंगे, आखिर क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, इनके इस्तेमाल कहां कहां हो जाएंगे। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगा तो ये खुलेगा और अपने आप को कवर कर लेगा। सेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो खुलेगा, कवर नहीं करेगा। और ग्रेटर देन 1 हो गया तो भाई बहुत बड़ा खुल जाएगा, कवर होने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है। यहां पर एक और चीज कि भाई दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई इंटू ए बी, पाई इंटू ए बी। ठीक है। यहां से मुझे मिल जाता है क्षेत्रफल। आगे बढ़े, अगर हम बात करते हैं परवलय की, तो परवलय जो होता है उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। वाई स्क्वायर की जैसी हम बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ चलना शुरू हो जाता है, ये दिख रहा है कर्व, ये सभी परवलय हैं, ये सभी परवलय हैं, ये सब यू शेप्ड में दिख रहे हैं। तो जितने भी यू शेप्ड में दिखते हैं इनकी सेंट्रिसिटी कितनी होगी, तो इसकी सेंट्रिसिटी हो जाती है हमारी इक्वल्स टू 1। इसकी सेंट्रिसिटी की बात करें तो यहां पर सिमिलरली c अपॉन a का जो मान होगा ये इक्वल्स टू 1 होगा, यानी c भी वही और a भी वही। ठीक। चलिए, इसका जो फोकस होता है वो कितना है, जो फोकस पॉइंट है देखिए a,0। a,0 का मतलब क्या, ये जो है यही तो c है। a,0 मतलब ये a c के बराबर हो गया, ये यहां पे अगर रखेंगे तो ये a अपॉन में a मतलब 1। ठीक है। और इसका जो शीर्ष होता है वो 0,0, मतलब जैसे इसकी बात करें तो इसका शीर्ष कहां है, ये 0,0। ठीक। ऐसे ही एक ग्राफ हो सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये हो जाएगी। वैसे ही अगर बात कर रहे हैं तो कुछ और ग्राफ्स जैसे आपको वहां दिख रहे हैं, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सभी ग्राफ्स पॉसिबल है। ठीक है। क्या क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें, यहां पे रखा हुआ है भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर ले, या फिर अगर हम बात करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 यूनिट देखिए, ये कैसे बना रहा हूं मैं, ये 1 यूनिट देखिए तो 1 यूनिट ऊपर की तरफ प्लस हो गई, या x माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसमें दोनों ही x में ही चल रहे। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या दिख रहा है, 1 यूनिट ऊपर की तरफ रखी हुई है। ठीक। तो ये सभी किसको डिनोट कर रहे हैं, ये सभी परवलय को डिनोट कर रहे हैं जिसकी सेंट्रिसिटी इक्वल्स टू होती है 1। ऐसी हम बात कर लेंगे अति परवलय की। तो अति परवलय में जो हमारी सेंट्रिसिटी होती है, ये देखिए ये रहा अति परवलय, ये बहुत लंबा सा कर्व दिख रहा है। तो परवलय और अति परवलय में, सॉरी परवलय नहीं, अति परवलय और इलिप्स में, इन दोनों में मात्र डिफरेंस इसी का होता है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है परवलय। अति परवलय बोलेंगे तो ये जो प्लस है इसको उठा करके इसका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस हो गया ये अति परवलय। ठीक है। यहां पर क्या देखने को मिलता है, तो सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1,
इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। इसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो ये वही है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, तो इसी के जरिए ये निकल जाया करेगा। अगर आयताकार अतिपरवलय है हो तो ए इक्वल्स टू बी हो जाता है, और जो समीकरण होगा जब आयताकार होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको यह पूरी बातें समझ में आई है। मतलब हमारा स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे वेरी हो सकता है, हमारा वृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त क्या होती है, हमारा परवलय क्या होता है, हमारा अति परवलय क्या होता है। ठीक है, और इनसे जुड़ी हुई बाकी जानकारियां भी आपको समझ में आई है। तो आप बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com। कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के कोर्सेज चाहते हैं, आप टाइप कीजिए, आपको आपके कोर्स कंटेंट मिल जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, चाहे वो एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, हर एक बोर्ड का जो कोर कंटेंट है वो है एनसीईआरटी, एंड यहां पर एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ मिल जाता है। साथ ही अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेई, नीट, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहां क्लिक कीजिए, आपके कोर्स कंटेंट यहां मिल जाएंगे। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टाइप किया, आपकी क्लासेस ओपन हो गई, अपने क्लास पे जाइए, आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं, एंड जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पर एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके सभी प्रकार के वीडियोस, मतलब कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाते हैं। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एंड सबसे अच्छी बात, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहां पर सब कुछ सिस्टमैटिक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में अवेलेबल है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और मूलभूत गणितीय उदाहरणाएं, कुछ और मैथमेटिकल टूल्स के साथ में अपने आप को शार्प करेंगे, ताकि हमें कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।